हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग यूनिक सेंटर पे मोस्ट वेलकम। तो गाइज, जैसा कि हमारे 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक है उसके चैप्टर नंबर 10 जो हम पढ़े थे, केंद्र प्रवृत्ति के माप, तो उसमें हमने लगभग क्या होता है कि 7 पार्ट को कवर कर लेता है। और भाई जो 7 पार्ट ना बहुत ज़बरदस्त था। क्यों? क्योंकि उसमें हमने वो मतलब एक पर्टिकुलर वीडियो हमें सिर्फ एक मेथड के लिए बनानी पड़ी थी। कौन से? सामूहिकरण मेथड से। मतलब कि सामूहिकरण से हम बहुलक को कैसे ज्ञात करते वो हमें देखना था। ठीक है, तो गाइस आज की चीज़ मैं आपको बता दूं ना कि आप लोगों के लिए ना क्या है कि आज हमारा जो चैप्टर नंबर 10 भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे सेकंड टर्म के जो सिलेबस होंगे, जो मतलब आने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो वहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे जो हमारे कोरिलेशन वाले चैप्टर है। ठीक है, बट हम बात करते हैं पहले कि हमारा जो चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 8 है उसमें क्या देखना है हमें। तो इसमें हमें दो कंसेप्ट को पढ़ना है। पहला क्या है कि क्या ग्राफ के द्वारा हम बहुलक को कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफी विधि द्वारा, और दूसरा हमें बहुलक के गुण और अवगुण पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्राफिक विधि द्वारा बहुलक, कह रहे हैं ग्राफिक विधि द्वारा बहुलक। तो ग्राफिक विधि द्वारा बहुलक देखो ज्ञात करने का सबसे हलवा तरीका होता है, सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, वो आप लोगों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक का देखें, तब आपको पता चल जाए कि हाँ क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो वीडियो का लाइक शेयर और कमेंट इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं करना। ठीक है, कह रहा हूँ कि देखो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने का काम आप लोग संभाल लो। ठीक है, बाकी पढ़ाने का काम, समझाने का काम, कंटेंट के ऊपर काम करने का वो जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, वो जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, बस यहाँ तक तो इतना हमें क्या करना है, देखो आप लोग भी सपोर्ट करोगे और आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि बाकी सोचो आपको एग्जाम से पहले जो आपका फाइनल जो एग्जाम होगा ना, ठीक है, उससे पहले आपको सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए देखो तो कह रहा है कि ग्राफिक विधि द्वारा क्या करना है, बहुलक निकालना। बिल्कुल आसान तरीका है, आपको नॉर्मली टेबल दी जाएगी। अच्छा, इसी देखो टेबल को तो इसी क्वेश्चन को दो तरह से, एक तो हम फॉर्मूले के बेस पे निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें करते हैं जो हाईएस्ट वैल्यू होती थी वो उसके ऊपर वाला F1 और मतलब F0 F नीचे आता है, और फिर टेबल जिसमें सेलेक्ट करते थे। लेकिन हमें ऐसे अप्रोच नहीं लगानी, हमें कह रहे हैं कि ये टेबल आपके पास, ठीक, आपको कहना है कि बहुलक निकालना है, इसका ग्राफ बना के निकाले। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आप नॉर्मली इसमें जब ग्राफ बनाओगे, इसको नोट बना लिख लो कहीं आप लोग कि जब हम ग्राफिक विधि द्वारा बहुलक निकालते हैं तो हमें यहाँ पर कौन सा चित्र बनाना पड़ेगा, आयत चित्र बनाना पड़ेगा। क्या बनेगा? आयत चित्र बनाना पड़ेगा, हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट बना के लेना जब आप ये कंसेप्ट आप पढ़ना, समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, कभी कभी होता है कि दंड आलेख बना देंगे तो वहाँ पर समस्या आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना, इससे बच के रहना। ठीक है, तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखो तो कह रहे 0 से 10 पे कितना 14। ठीक है, 5 का देखो हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने कहा था जो भी आपके पहले टेबल में दी होगी वो क्या आपका एक्स अक्ष पे जाता है, जो भी आपके यहाँ पर होता है क्या वाई एक्स पे जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पर 0 से 10 ऐसा करके कह रहे कि 0 से 10 में कितने 14 मतलब 14। तो अब देखो यहाँ पर 15, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये, ठीक है, तो आपका दिख रहा है यहाँ पर ये 0 से कितने होंगे 15। ठीक है, थोड़ा सा इसको लाइन में आप लोग स्केल से खींचेंगे ताकि आपको बिल्कुल वहाँ पर एग्जैक्ट आ जाए। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब फिर कह रहे हैं 10 से 20 में कितना 23। तो 10 से 20 में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कितना है 23। ठीक है, तो 10 से 20 में 23, देखो 10 से 20 में 23, तो 20, 21, 22, 23 मान लो आपका इधर आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको मान लो ऐसे करते हैं, स्केल से आप लोग भाई मिलाना इसको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्केल की थोड़ा सा दिक्कत है, इतना बड़े स्केल होंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, समझ आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, दूसरा कह रहा है फिर आपका देखो 20 से 30 में कितना 27, 20 से 30 में कितना 27, तो 27 आपका ऊपर जाएगा। तो 20 से 30 में अगर हम मिलाएंगे यहाँ पर कितना 27। ठीक है, तो 27 ये फिर आपका 20 से 30 में, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा इसके स्केल वगैरह से आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, कैसा रहेगा यहाँ तक। अब फिर कह रहा है कि 40 से कह रहा है कि यहाँ पर 30 से 40 में कितना 21। ठीक है, 30 से 40 में 21, तो अगर हम 21 की बात करेंगे 20 आपका ये रहा, तो इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, तो इसके जस्ट अगर हम ऊपर की बात करेंगे यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है हमारा 40 से 50 में 15, तो 15 आपका ये रहा, तो ये हमारा कितना ये दिख रहा है यहाँ तक। क्लियर, यहाँ तक हमने इतना कर लिया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले करना है स्केल लेना है, और स्केल लेने जो इसमें सबसे हाईएस्ट जो कॉलम दिख रहा है कौन सा आपको 20 से 30 वाले को। ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको एक कोने से दूसरे कोने में आपको मिलाना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे, देखो एक कोने से दूसरे कोने में कैसे, देखो ये वाला जो हमारा कोना है इसको हम ब्लू मार्कर से कर लेते हैं। ठीक, इसमें ब्लू मार्कर। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा कोना है, तो इसको आप स्केल से बिल्कुल स्केल से आपको इस वाले कोने पर ला के मिलाना है। ठीक है, और जो इसको आपको लेके आना है, इसको आपको यहाँ पर,
समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपका एक पॉइंट आएगा ना, ठीक, एक पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल स्केल से क्या करना, बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना नीचे, बिल्कुल स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना, ठीक है, स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा लाइन आपके टेढ़ी लग रही है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट लाओगे, स्केल से खींचना, हम लोग फ्री हैंड मत खींचना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 20 हो गया, तो 20 का 21, 22, 23, 24 से लगभग किसके करीब आ रहा है, लगभग ये कितना आ रहा है, 24 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पर अगर हम लिख देंगे आंसर हमारा क्या कहेगा कि अगर हम बहुलक की बात करेंगे, अब जब आप लोग इसको मतलब एक एक का गैप दे के बनाओ ना, तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आएगा वहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारा जेड होता है बहुलक कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, कितना आ रहा है, 24। तो हमें क्या करना होता है कि जो ग्राफ के द्वारा क्या होता है ये निकालना। दोबारा एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो। सबसे पहले आप जो दिया होगा उसका एक आयत चित्र बनाओगे, बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद करना है कि जो आपके सबसे बड़ा जो कॉलम दिखेगा, तो उसके टॉप एक मतलब एक टॉप के पॉइंट को दूसरे वाले लोअर पॉइंट पे ले आओगे, दूसरे टॉप को मतलब अगले वाले क्या लोअर पॉइंट पे ले आओगे, ठीक है। तो इसको मिला दोगे, जहाँ पर ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को बिल्कुल आपको स्ट्रेट लेके आना और नीचे ला के करना, वहाँ पर आपको उसको देखना है कि कौन से नंबर पे आ रहा है। तो आपका जितना नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर, वो कहलाएगा बहुलक। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारा और टॉपिक पढ़ना है, कह रहा है बहुलक के गुण और अवगुण बताइए, मतलब कि बहुलक से हमें क्या फ़ायदा है, मतलब कि अगर उसके क्या क्या फ़ायदे है, अच्छे बुरे कह सकते हैं मैं एक तरह से। तो देखो बहुलक के गुण क्या, बिल्कुल आसान टॉपिक है, 3 नंबर का कंसेप्ट यहाँ से पूछा आता है। बहुलक के गुण क्या होते हैं, अब देखो पहले मतलब अच्छाई क्या होती है कि सरल एवं लोकप्रिय विधि, सिंपल ही बात है। क्यों, क्योंकि जब हमने खंडित और जो हमने कहता है व्यक्तिगत और खंडित श्रृंखला पे क्वेश्चनों को, क्या हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी थी, क्या हमारे को पेन उठाने की जरूरत पड़ी थी, नहीं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो बहुलक होती है एक काफ़ी सरल और काफ़ी लोकप्रिय विधि होती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बहुलक क्या गुण है, उसका ग्राफिक निर्धारण। देखो सिंपल ही बात है, क्या बहुलक को हम ग्राफ के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या मतलब बहुलक द्वारा, मतलब बहुलक की गणना क्या ग्राफिक विधि द्वारा भी की जाती है, इसलिए कहते हैं इसका गुण है। दूसरा कह रहा है कि सीमांत मूल्यों का कम प्रभाव, मतलब ये जो बहुलक होता है ना, तो इसके जो सीमांत मूल्य होते हैं ना, उनके ऊपर क्या होता है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ये तो ना के बराबर पड़ता है, ठीक है। चौथा कह रहा है अच्छा प्रतिनिधित्व मूल्य। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो बहुलक हमारा निकलता था, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट केसेज में क्या होता था कि इसकी कोई ना कोई फिक्स वैल्यू निकलती थी, आपका एग्जैक्ट डेटा निकलता था, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे इसके 4 गुण होते हैं, ठीक है, मतलब अच्छाइयाँ होती है। इसके बाद कह रहा है कि जो बहुलक होता है उसके हमारे कह रहा है कि अवगुण बताओ। अवगुण का मतलब बहुलक की कमियां। तो पहला बहुलक की कमियां क्या होती है, देखो अनिश्चितता, क्या कहते हैं, अनिश्चितता और अस्पष्ट, ठीक है। अब ये कैसे होगा, देखो ये अगर हम बात करें डायग्राम को लेकर, डायग्राम को, तो अब डायग्राम में जैसे हमने यहाँ पर 24 है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं यहाँ पर आंसर 23 हो सकता है, फिर कोई कह रहा है 25 हो सकता है, तो आंसर इसका क्या है, निश्चित हो सकता है, मतलब आंसर का अनिश्चितता हो सकती है, अस्पष्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि बहुलक में कहता है जब भी अगर हम मान लो ग्राफ विधि द्वारा निकालेंगे, तो उसमें जो हमारे आंसर होंगे ना वो क्या होते हैं, मतलब बिल्कुल एक तरह से निश्चित नहीं होने के, मतलब एक तरह से कह सकते हो संभावना रहती है कि अनिश्चितता का मतलब क्या होता है कि आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो हमें ऐसा लगता है, समझ में आ रहा होगा। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कठिन है, यहाँ पर कह रहा है कि जो बहुलक होता है क्या होता है, कठिन होता है। क्यों, क्योंकि ग्राफ के द्वारा भी अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा निकालने में दिक्कत हो जाएगी। और अगर मान लो हम जैसे इसका कभी कभी होता है कि जो हम अखंडित श्रृंखला पे थे, तो वहाँ पर जो अलग अलग मान लो श्रृंखला, मतलब जो अलग अलग मतलब श्रृंखला होती है, जैसे समवेशी वगैरह हो गया, मध्य मूल्य वाली हो गया, ठीक है, या फिर आपका हो गया वहाँ पर खुले सिरे वाली श्रृंखला, ठीक है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती होगी, ठीक है। तो ये कहने की क्या थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है। और लास्ट हमारे यहाँ पर कह रहे हैं कि सामूहिकरण की जटिल प्रक्रिया। अभी मैंने कहा था कि अगर आपको इसको समझना है तो कौन सा आपको जाके आप पार्ट आप क्या 7 को देखो, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या है उसमें, ठीक है। तो कह सकते हैं जो इसके कमी और क्या कि सामूहिकरण की जो जटिल प्रक्रिया होती है, तो उसलिए क्या होती है, विधि काफ़ी क्या होती है, टफ मानी जाती है, ठीक है। तो ये फाइनली भाई क्या होता है यहाँ पर आज का जो हमारा है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 10 मीन मीडियन मोड, जितने भी टॉपिक थे, जितने भी कंसेप्ट है, वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरह से आप लोगों को मैंने करवाया। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो इस वीडियो के लिए क्या कर दो यार, एक लाइक शेयर और आप चैनल को कर लो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो यार, इससे कुछ नहीं आता है। आप ग्रुप में शेयर कर दो, आपका जो स्कूल का ग्रुप होगा उसमें, इससे आपके फ्रेंड की वहाँ पर मदद आएगी, उनकी हेल्प आएगी, अगर मान लो उनके कोई डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब सोचो, अगर मैं भी ऐसे सोचो कि मेरे को मान लो इस चीज़ की नॉलेज है और मैं आपको वीडियो नहीं बनाता, तो बता इससे कोई होता है नहीं। एक चीज़ हमेशा रहना, जब भी आप ज्ञान बांटोगे ना, तो यार ज्ञान बांटने से बढ़ता है, क्या करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए आप भी क्या करो, अपने दोस्तों को ग्रुप वगैरह में शेयर करिए, वो भी देखे, वो भी सीखे, और वो भी क्या हो, जीवन में आगे बढ़े और आप भी बढ़िए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो आप क्या कहते हैं, मिलते हैं हमारे क्या नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।